नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हुई हार को नहीं पचा पा रही, कहा जेपी दलाल ने। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के अग्रदूत थे, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। यातायात पुलिस ने वाहनों पर लगाई रेड टेप। डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय भी कारगर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि मोदी की लहर की बदौलत देश में एक के बाद एक चुनाव में भाजपा की जीत हो रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने पर कटाक्ष कर किसानों की समस्या को मिलकर समाधान करने की सलाह दी। पूर्व वित्त मंत्री दलाल ने महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की प्रचंड जीत को मोदी की लहर व कामों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि ये सब देश में चल रही मोदी की लहर, राष्ट्रवाद, एकता और विकसित राष्ट्र की भावना की बदौलत हो रहा है कि भाजपा एक के बाद एक हर चुनाव जीत रही है। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने अपने भिवानी आवास पर कार्यकर्ताओं से बैठक कर सदस्य अभियान तेज करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की लगातार हार वो पचा नहीं पा रही है। इस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कटाक्ष किए। उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा की प्रचंड जीत को मोदी की लहर व कामों को श्रेय दिया। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां सवाल नहीं उठाती। कांग्रेस अपनी कमियों को दूर करने की बजाय हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। वहीं हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव में उन्होंने खुद की दावेदारी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरे से उपयुक्त कई नेता हैं, मैं राज्यसभा जाने के बजाय लोगों के बीच रहना पसंद करूंगा। सीएम का चुनाव नहीं कर पा रहे, क्या कारण थे सर? ये महाराष्ट्र का चुनाव जो मैंडेट मिला है वो ऐतिहासिक है। इतनी प्रचंड जीत इससे पहले कभी भी नहीं हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जो सफलता मिली है, मैं कहता हूँ उससे सारे देश में एक लहर चली हुई है कि मोदी जी ने जो काम किया है, राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आई है, एकजुट होकर काम करने की जो भावना लोगों में आई है, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जो भावना आई है, ये उसी का परिणाम है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के चयन का सवाल है, कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है। गठबंधन के सभी साथियों से विचार विमर्श करके एक आध दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है सर, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है ईवीएम को लेकर। हरियाणा में थे चुनाव, तब भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए और अब भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस से जब उनकी जीत होती है जिन प्रदेशों में, तब ईवीएम को ठीक बता देती है। जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम को खराब बता देती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अपने पिछले कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ईवीएम पे दोषारोपण करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो कहा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जो है बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इस तरह की यात्रा करने की जरूरत है। पार्टी को, कांग्रेस को सलाह दी है उन्होंने। मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस जहाँ जीत जाती है तब उनको ठीक दिखाई देती है। लोगों को गुमराह करने की कांग्रेस जो कोशिश करती है, लोग गुमराह नहीं होते। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक उदाहरण है और इसी का परिणाम है कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग वक्त में लोग अलग अलग तरह की सरकारें अलग अलग पार्टियों की चुनते हैं। ये सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हनुमान गेट स्थित जीतू पतित पावन पाठशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में शिक्षा और समानता का संदेश दिया। फुले ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अमूल्य कार्य किए।
जो आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर पार्षद विनोद प्रजापति सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भवानी प्रताप सिंह ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज में शिक्षा और समानता का संदेश दिया। फुले ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अमूल्य कार्य किए, जो आज भी प्रेरणा के स्रोत है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले शिक्षा के अग्रदूत थे। उनके योगदान को देखते हुए प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में उनके स्टैचू लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने और उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ऐसे महापुरुषों को समय समय पर याद करना हमारी संस्थाओं के माध्यम से हमारे सभी नागरिकों को बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इनके दिखाए पथ चिन्हों पर चलने का हम संकल्प मिले, प्रेरणा मिले। साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले जो शिक्षा की अलग इन्होंने 18वीं शताब्दी में जगाई थी, वो आज एक उदाहरण के रूप में हमारे समाज के बीच में है। और निश्चित रूप से जो उस समय पढ़ लिख करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस कार्य क्षेत्र में लगा दिया। हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर यहाँ पे पुष्प अर्पित किए हैं। हमारी नवदुर्गा सेवा सहयोग संगठन द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें आज ये पुष्प अर्पित की गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने 18वीं शताब्दी में एक शिक्षा की अलख जगाई इस देश के लिए, देश के और महिलाओं के आगे बढ़ने का और शिक्षा का काम किया, उनकी हर शिक्षण संस्थान में एक मूर्ति स्थापित की जाए और हमारे शिक्षा बोर्ड के अंदर भी वाणी एक मूर्ति स्थापना की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनका इतिहास पढ़ सके और उनसे प्रेरणा ले सके। वो हमारे पूजनीय और बड़े आदरणीय थे, जिन्होंने उस टाइम 18वीं शताब्दी में शिक्षा की अलख जगाई। जी, हमने आज स्वामी जित्तू पतित पावन धानक धर्मशाला में पाठशाला में ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पे फूल अर्पित किए, क्योंकि 18वीं शताब्दी में शिक्षा की अलख जगाने वाले यही एकमात्र स्थान थे। और इनकी आज पुण्यतिथि पर हमने स्वामी जित्तू दानक समाज कल्याण सेवा समिति की तरफ से इनको फूल अर्पित किए हैं। और हम यही वो करते हैं कि सरकार से डिमांड करते हैं कि ज्योतिबा फुले की हर शिक्षण संस्थान में एक मूर्ति स्थापित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इनका दर्पण होता रहे। उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के दिशा निर्देश पर जिला यातायात पुलिस ने आगामी धुंध के मौसम में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया है। यातायात प्रभारी भिवानी निरीक्षक सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन वाहनों के पीछे टेल लाइट नहीं थी, उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है। जिला पुलिस वाहन चालकों की सुविधा के लिए रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चला रही है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित स्पीड में ही वाहन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी पुलिस इस अभियान को जारी रखेगी। उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने प्रबंधक थाना यातायात भिवानी व सभी प्रबंधक अफसर थाना को निर्देश दिए कि सर्दियों के मौसम में शहर व ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा गश्त करें और पेट्रोलिंग करें। उन्होंने ट्रैफिक इंचार्ज को शहर के सभी स्कूली वाहनों व निजी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि धुंध के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार चालान किए जाए। तो पुलिस अधीक्षक भिवानी ने आम जनता व वाहन चालकों से अपील की है कि तेज रफ्तार में गति सीमा को न तोड़ें, प्रेशर हॉर्न न बजाएं, धुंध में लो बीम में गाड़ी चलाएं, अपनी स्पीड को कम रखें, रोड के बीच में अपने वाहन को कभी भी न रोकें और वाहन को मोड़ते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करें। वहीं यातायात पुलिस ने वाहनों पर रेड टेप लगाकर सुरक्षा का संदेश दिया। धुंध के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इस बारे में हमारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ भी मीटिंग, आरटीओ साहब के साथ भी मीटिंग, ट्रांसपोर्टर वालों के साथ भी मीटिंग, ऑटो वालों के साथ भी मीटिंग, जितने भी है उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। तो उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ साहब को भी बोला गया है, तो सामान की थोड़ी बहुत कमी है तो उसके लिए भी बोला गया है। हम हर जगह मोड़ के ऊपर ट्री रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। जैसे
जो भी ये ट्रक है यूनियन है उनको हमने रिफ्लेक्टर वगैरह जो भी है टेप वगैरह उपलब्ध करवाई है। भी हर चीज़ हमारा ये है मोटिव है भी हम जितनी जान मान की रक्षा कर सके उसके लिए हमने पर्याप्त कदम उठा लिए। जिले में बढ़ रहे डेंगू के केसेस के चलते सभी नागरिकों को सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। सामान्य अस्पताल व प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों से ओपीडी भरी रहती है। इसके साथ साथ भिवानी नगर परिषद ने भी डेंगू से बचाव को लेकर फॉगिंग का अभियान चलाया हुआ है। जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने जिले में डेंगू के प्रकोप से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। इस बारे में डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि डेंगू से बचने का सही तरीका डेंगू के लार्वा को पनपने ना देना है। घर के अंदर व आंगन में जहां भी पानी एकत्रित हो रहा हो उसे साफ रखना चाहिए। डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि डेंगू की पहचान तेज बुखार की शुरुआत है। इससे अक्सर सर दर्द, मतली और उल्टी के साथ 4 से 10 दिनों तक की अवधि के बाद डेंगू शरीर में रहता है। यह लक्षण 2 से 7 दिनों तक बने रहते हैं। डेंगू हो जाने पर चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि घरेलू उपचार में डेंगू के मच्छर के काटने के बाद नींबू, बेलगिरी का तेल, लेवेंडर, नीम का तेल और दालचीनी का तेल जैसे प्राकृतिक रिपेलेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके अलावा फीचर फ्यू, सिट्रोनीला, कैटनिप और लेवेंडर जैसे पौधे मच्छरों को दूर रखने के लिए अपने घर के आसपास रखें। डेंगू मच्छर के काटने पर सबसे अच्छा घरेलू उपाय है तुलसी के कच्चे पत्ते चबाना और तुलसी की चाय पीना। वहीं नीम के पत्तों में एंटीवायरस गुण होते हैं जो डेंगू वायरस से लड़ते हैं। नीम के पत्तों को उबालकर उन्हें ठंडा होने दें, छान लें और फिर दिन में कई बार नीम का पानी पिएं। आजकल जो डेंगू संभावित जो पेशेंट आ रहे हैं जिनके अंदर तेज़ बुखार, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, सर दर्द, पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, सांस में प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो डेंगू संभावित होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है। तो वो काफ़ी संख्या में 10-15 पेशेंट डेली आ रहे हैं ऐसे। का रीज़न तो जो हमारा मॉस्किटो जो है, एडिस मॉस्किटो है, वही होता है कि इसके अंदर आप वो सब साफ़ पानी में पनपता है। तो हमें एक ड्राई डे, संडे को ड्राई डे मनाना चाहिए सभी नागरिकों को कि हम अपने घर की सफाई रखें। छतों पे ऐसे कोई टायर या कोई गमला जिसके अंदर पानी ना रहे, बिल्कुल ड्राई डे बनाएं जिससे कि वो मच्छर ना पनपे। जैसे मैंने कहा कि हमें ड्राई डे ड्राइव करनी चाहिए, सभी नागरिकों को मिलकर एक संडे को ड्राई डे बनाना चाहिए। दूसरा, हमें कपड़े जो है वो पूरे बाजू के पहनने चाहिए। हमें निक्कर वगैरह ना पहन के पूरी बाजू के पैंट्स वगैरह पहने, जुराब वगैरह पहने, जिससे कि हमारा मच्छर से बचाव हो सके। और जो डेंगू जिनको हो गया उनका हम समय पर इलाज कराएं, उनका हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उनके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे कि दूसरे मरीजों को डेंगू ना हो। खाने पीने का इसमें यह होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विड डाइट, हाई एनर्जिक डाइट लेनी चाहिए। हमें समय समय पर प्लेटलेट्स की जांच करानी चाहिए। हमें समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए जिससे कि हमें और इसके कॉम्प्लिकेशंस ना होए। डेंगू एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक ना हो उसके, बस समय रहते हुए इसका पता लग जाए और एक अच्छे डॉक्टर से। देखिए, ऐसा है कि प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर काफ़ी कम हो जाती है, तो काफ़ी समय हमें प्लेटलेट्स को चढ़ाना भी पड़ता है पेशेंट को। तो लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भिवानी शहर में क्या है कि जो प्लेटलेट सेपरेट के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की जो मशीन है वो भिवानी के अंदर नहीं है, जिससे मरीजों के और परिजनों में एक अनायासी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि यहाँ भिवानी के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। डॉक्टरों के अंदर भी एक ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हमें सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। तो उससे हमारे यहाँ के जो मरीजों को शहर से बाहर जाना पड़ता है, हिसार या रोहतक जाना पड़ता है, जो कि गलत है। तो मैं तो सभी सामाजिक संस्थाओं से और सभी आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करूँगा कि भिवानी के अंदर सिंगल डोनर प्लेटलेट्स सेपरेट के लिए जो मशीन है उसकी अवेलेबिलिटी कराई जाए, जिससे कि जो हमारे आम जन रोगियों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होए कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने पर सिंगल डोनर प्लेटलेट नहीं होगी।
तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। यह विश्वास रहे कि हमारे भिवानी में इलाज की सारी सुविधा उपलब्ध है, तो मरीज को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अब चलते चलते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होने वाले गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हर दिन भव्य गीता महाआरती का आयोजन होगा। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ व पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन होगा। 9 दिसंबर को महोत्सव के दौरान पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा। 10 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम बाग में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर को ज्योतिषर तीर्थ पर गीता यज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन होगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक शिल्प एवं सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें तंजानिया और ओडिशा की संस्कृति व शिल्पकारों की कलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर 9 से 11 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गीता जयंती को मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन वर्ष 2016 से किया गया है। गीता उपदेश शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था, जो आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। इस उपदेश को 5161 वर्ष पूरे हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को 34 देशों ने अपनाया है। पिछले वर्ष श्रीलंका में गीता महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस आयोजन में 1.5 घंटे तक रहे और उन्होंने कुरुक्षेत्र आने की भी मंशा जताई। गीता महोत्सव तंजानिया और ओडिशा के हरियाणा के साथ अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का आदान प्रदान और साझा करने का मंच प्रदान करेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हुई हार को नहीं पचा पा रही, कहा जेपी दलाल ने। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के अग्रदूत थे, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। यातायात पुलिस ने वाहनों पर लगाई रेड टेप। डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय भी कारगर। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।